आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा साइंस की किताबों में। इन्होंने ही पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन भी एक टाइप का एंटीबायोटिक है। 1945 में फ्लेमिंग ने नोबेल पुरस्कार जीता था। 1928 में पेनिसिलिन की खोज के बाद ही आम इन्फेक्शन से निजात मिल पाई, नहीं तो आम सर्दी बुखार में भी इंसान की मौत हो जाती थी। चाकू का एक कट भी इंसान की जान के लिए काफी था। उस समय इसका छोटा सा डोज भी इंसान के बड़े बड़े इन्फेक्शन को ठीक कर सकता था, क्योंकि उस समय इंसान को इसकी आदत नहीं थी। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कि एक ऐसा समय आएगा जब पेनिसिलिन आम दुकानों में मिलेगी और इसे कोई भी खरीद सकेगा। समस्या ये होगी कि इंसान खुद को इसका ओवरडोज या अंडरडोज देगा। ऐसे में इंसानों पर इसका असर बंद हो जाएगा। आज अलेक्जेंडर की वो बात हकीकत में बदल भी रही है। आप ही दवा की कोई भी दुकान पर चले जाएं और किसी एंटीबायोटिक का नाम ले ले, बहुत ही कम दुकान वाले ऐसे होंगे जो डॉक्टर के पर्चे के बिना दवा नहीं देंगे। सिर दर्द के लिए कितना आसान है पेन किलर लेना, है ना? 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg पेन किलर दवा बहुत आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। ऐसे में ही सर्दी, जुकाम, बुखार वगैरह के लिए भी पेन किलर से लेकर आम एंटीबायोटिक तक बहुत कुछ बिना प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से उपलब्ध है। आलम यह है कि अगर पहचान वाला दुकानदार है तो नींद की दवाओं तक बहुत आसानी से उपलब्ध होगा। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू। हेलो डॉक्टर। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में हाल ही में एंटीबायोटिक पर एक स्टडी आई। स्टडी साल 2019 में भारत एंटीबायोटिक्स की खपत पर है। इस स्टडी में बताया गया कि साल 2019 में भारत में एंटीबायोटिक की 500 करोड़ से ज़्यादा डोज खाई गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें समस्या क्या है। दरअसल ये स्टडी एंटीबायोटिक बेवजह या बिना डॉक्टरी सलाह के इसके इस्तेमाल पर फोकस करती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोग बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं को लेने लगते हैं और इनसे होने वाले नुकसानों पर ध्यान नहीं देते। स्टडी के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक दवा रही एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन, इस दवा का नाम आपने कोरोना काल में भी सुना ही होगा, जब इसका काफ़ी इस्तेमाल हुआ था। हालांकि ये स्टडी साल 2019 की है, यानी कोरोना काल के पहले की, और उस दौरान भी एजिथ्रोमाइसिन की बिक्री सबसे ज़्यादा पाई गई है। स्टडी के मुताबिक 2019 में देश में सबसे ज़्यादा एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की गोली खाई गई थी। लेकिन अगर आपको ना पता हो तो एंटीबायोटिक का एक स्टेज ऐसा भी आता है जब ये दवा खुद एक बीमारी बन जाती है, और ये इस दवा की सबसे खतरनाक बात है। तो कैसे दवा ही बीमारी बन जाती है, कैसे आप इन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज आपको डॉक्टर कीर्ति सबनीस बताएंगी, जो फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। आज हमारे साथ वो इंटरनेट कॉल पर जुड़ गई हैं। स्वागत है डॉक्टर कीर्ति आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू खुशबू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर कीर्ति, आज हम एंटीबायोटिक्स पर बात कर रहे हैं, और वो एक ऐसी दवा है जो हम एक आम सर्दी जुकाम में भी इसे लेते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक लैंसेट की स्टडी आई थी जिसमें ये पता चला था कि 44% जो कोविड के दौरान लोगों ने एंटीबायोटिक्स ली वो अनअप्रूव्ड थी। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में सबको पता होता है, वो लेते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए ये उन्हें नहीं पता होता है। तो मैं आप ही से ये पूछना चाहती हूँ कि एंटीबायोटिक दवा जब हम ले रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए। आई थिंक खुशबू ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि एंटीबायोटिक का मिसयूज बहुत ज़्यादा है ना, हम लोग की कंट्री में नहीं, ओवरऑल पूरा वर्ल्ड में एंटीबायोटिक का मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। तो ये सबसे कॉमन कंसेप्शन है, एंटीबायोटिक काम करेगा बैक्टीरिया पे, एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा वायरस या फिर फंगस के वजह से हुई बीमारियों के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉमन कफ कोल्ड जो होता है, जिसके लिए गले में दर्द होगा या फिर हेडेक होगा, स्नीजिंग होगा, फीवर रहेगा 1-2 दिन, ये बीमारी वायरस से होती है, बैक्टीरिया से नहीं। तो इसीलिए
फर्स्ट 3 दिन के लिए कॉमन कोल्ड में हम लोग को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हुई नहीं है। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात जो आपने पूछी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एंटीबायोटिक चालू करने से पहले हम लोग को पता रहना चाहिए कि पहली चीज, आपको कोई ये एंटीबायोटिक पहले लिया हुआ है और उसकी वजह से कोई एलर्जी पहले हुई है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटीबायोटिक फॉरेन प्रोटीन है, उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। तो आपको नॉन एंटीबायोटिक का कोई एलर्जी है कि नहीं, आपको डॉक्टर को बताना जरूरी है। दूसरा चीज ये है कि क्योंकि ये फॉरेन प्रोटीन है, हम लोग एक्चुअली बैक्टीरिया दूसरे फंगस में या फिर ग्रो करके उसका प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके एंटीबायोटिक बनाते हैं। और एंटीबायोटिक लेने के 2 फॉर्म रहते हैं, एक तो टैबलेट जो हम लोग मुंह से लेते हैं, या फिर इंजेक्शन जो डॉक्टर हम लोग को चाहते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास भी सलाइन से लगाते हैं, या फिर कभी कभी इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। तो ये जो रहते हैं ये फॉरेन प्रोटीन है, इसलिए एलर्जी पता रहना जरूरी है। कॉमन साइड इफेक्ट एंटीबायोटिक की वजह से हो सकते हैं कि डायरिया हो सकता है, कभी कभी मुंह में छाले आ सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक ऐसा सिलेक्टिव आपके बॉडी पे एक्ट नहीं करेगा एक जगह पे। सपोज आपको छाती का इन्फेक्शन हो गया तो सिर्फ छाती के बैक्टीरिया को काम करेगा, बाकी सब जगह काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। एंटीबायोटिक जब भी देंगे तो बॉडी की हम लोग के जो नॉर्मल हेल्पफुल बैक्टीरिया भी रहते हैं उसको भी कम कर देते हैं। तो इसकी वजह से डायरिया होना, मुंह पे छाले होना, ये हो सकता है। तो आपको ये दोनों साइड इफेक्ट और कोई एलर्जीज है क्या एंटीबायोटिक लेने के पहले, ये जरूर पता रहना चाहिए। और दूसरी बात डॉक्टर कीर्ति, इसके डोज को लेकर भी होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक जो एजिथ्रोमाइसिन की डोज आती है उसमें 5 टैबलेट्स होती हैं और कहा जाता है कि इसको 5 दिन के अंदर इसका कोर्स खत्म करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर 2 दिन में ही आराम मिलता है तो हम इसे 2 दिन खाकर ही जो 3 बची गोलियां हैं उसे पूरा नहीं करते हैं। तो ये डोज को लेकर भी मैं आपसे एक क्लैरिटी चाहूंगी कि अगर कोई एंटीबायोटिक्स ले रहा है तो क्या लक्षण कम दिखने लगे तो उसके बाद उसे रोक देना चाहिए, या फिर वो पूरा का पूरा कोर्स खत्म करना चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है खुशबू, कि बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि क्या होता है कि एंटीबायोटिक का कोर्स ये ऐसा नहीं कि आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ये एंटीबायोटिक का कोर्स जो डिसाइड होता है वो बहुत सारे ट्रायल्स और साइंटिफिक एविडेंस से तैयार होता है। तो कम से कम ड्यूरेशन एंटीबायोटिक्स का हर एक बीमारी के लिए डिसाइडेड है। जैसे कि निमोनिया हो गया तो कम से कम 5 दिन लगते हैं आपका एंटीबायोटिक बॉडी में स्टेबलाइज होके, जो बैक्टीरिया उसको कॉज कर रहे हैं बीमारी को, जिसकी वजह से वो बीमारी हो रहा है, वो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन पूरा बंद करके कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए हर एक बीमारी का, जैसे निमोनिया है कॉमन, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कॉमन, जैसे टाइफॉइड है कॉमन, जैसे बैक्टीरियल साइनोसाइटिस मतलब बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म कफ एंड कोल्ड का, इसके लिए सबके लिए ड्यूरेशन एंटीबायोटिक का डिसाइडेड है। जैसे कि वो कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है। अगर हम लोगों ने कोर्स पूरा नहीं किया तो वो बैक्टीरिया पूरी तरह मरेंगे नहीं, और जो एंटीबायोटिक का उसको एक्सपोजर मिला है 3 दिन में, उसकी वजह से उसको जो एंटीबायोटिक अभी आपको इफेक्ट कर रहा था, ये बहुत इफेक्टिव चीजें होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। अगर आपने वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये इन्फेक्शन होगा, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, तो ये एंटीबायोटिक जो आपने ली है वो इफेक्ट नहीं करेगी। हायर एंटीबायोटिक हो सकेगा, जो चीज टैबलेट में कंप्लीट हो सकती थी उसके लिए आपको इंजेक्शन लेना पड़े, क्योंकि आपने पिछला कोर्स कंप्लीट नहीं किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ दवाई का साइड इफेक्ट हुआ, जैसे मैंने बोला कि एलर्जी हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ तो आप डॉक्टर के साथ वापस जाके बात करके साइड इफेक्ट के लिए डोज एडजस्ट करें या फिर फॉर्म दवाई लेने का एडजस्ट करें, लेकिन वो कोर्स अपने मर्जी से बंद ना करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए डॉक्टर कीर्ति मुझे सर्दी जुकाम हुआ और मैंने डॉक्टर की सलाह के बाद एंटीबायोटिक्स लिए, मैंने कोर्स भी पूरा कर लिया है, लेकिन मान लीजिए कि 3-4 महीने बाद मुझे ठीक वैसे ही सर्दी जुकाम फिर से हो जाती है, तो क्या हमें एंटीबायोटिक्स की डोज लेनी चाहिए, या फिर ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमने अभी 3-4 महीने पहले ही लिया था तो इसे नेचुरली ही ठीक करने की कोशिश करते हैं?
खुशबू कैसा है कि जैसे मैंने शुरू फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि कॉमन कफ एंड कोल्ड जो होता है, जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन है, वो एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं रहते हैं। फर्स्ट 3 to 4 डेज में अपना बॉडी उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, कर लेती है। उसके लिए आपको रेस्ट, फीवर है तो फीवर के लिए, अगर कंजेशन है तो कंजेशन के लिए यही दवाई रहते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक वायरस के लिए काम ही नहीं करता है। तो उसके लिए एक्चुअली एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं। मैं मेरे पेशेंट्स को एज एन इन्फेक्शियस डिसीज कंसल्टेंट फर्स्ट 3 दिन बुखार अगर रहेगा तो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ, क्योंकि वो वायरल बीमारी है, वो अपने आप कफ एंड कोल्ड जो रहता है वो कम हो जाएगा। अगर सपोज जैसा कि स्वाइन फ्लू है, जैसे कि कोरोना है, जिसके लिए स्पेसिफिक एंटीवायरल्स अवेलेबल है, अगर वैसा सिंड्रोम है स्वाइन फ्लू वाला या फिर कोविड वाला, तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीवायरल देने चाहिए, एंटीबायोटिक का यूज नहीं है। तो अपने मर्जी से आई थिंक अगर 3-4 महीने के बाद आपको सिमिलर सिम्टम्स हुए तो अपने मर्जी से दवाई ना ले, यही बेटर रहेगा। दवाई लेना ही है तो फिर कैसा है कि अभी 1-2 दिन का बुखार है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास हर बार आप नहीं भाग सकते, तो फिर दैट टाइम आप एंटीपायरेटिक मतलब फीवर कम करने के लिए, कंजेशन कम करने के लिए, जो पिछली बार आपने डॉक्टर ने दिया था जिसका आपको कोई एलर्जी नहीं हुआ है, और वही डोज में आप दवाई ले, क्योंकि अगर ज्यादा डोज हो गया तो उसकी वजह से भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो मतलब अगर हमें ऐसा लग रहा है कि एंटीबायोटिक्स लेने से लक्षण हमारे कम हो जाएंगे, तो ऐसा एंटीबायोटिक्स के साथ नहीं होता, ये अक्सर हम भूल जाते हैं, ये बल्कि उल्टा ही हो सकता है। करेक्ट, अगर बाय द टाइम आप ले रहे हैं एंटीबायोटिक, लक्षण कम हो रहे हैं, क्योंकि वो वायरल बीमारी है और वो 3 से 4 दिन में वैसे भी कम हो जाएगी, तो इसीलिए आपको लगता है कि हमें एंटीबायोटिक लिया वो कम हो गया, क्योंकि वो वैसे आप फर्स्ट डे में एंटीबायोटिक नहीं लेते, आप एंटीबायोटिक 2-3 दिन के बाद लेते हैं, कोइंसिडेंटली लक्षण भी तब तक कम होने लगते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि पहले 1-2 दिन फीवर के लिए इमीडिएटली एंटीबायोटिक चालू मत करें। और डॉक्टर कीर्ति, एंटीबायोटिक्स अगर हम ज्यादा ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो खतरा है, हम सुनते आ रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होना। तो मैं एक बार इस खतरे के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, ताकि लोग इसे समझे उतनी गहराई से कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर हम बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया में भी है, अक्रॉस द वर्ल्ड भी है, लेकिन इंडिया में ज्यादा है, क्योंकि ओवरऑल हम लोग का एंटीबायोटिक कंजम्पशन नॉट सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, बाकी के वेटरनरी एनिमल्स में भी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो बैक्टीरिया जैसे एंटीबायोटिक का एक्सपोजर उनको मिलता है, वो एंटीबायोटिक को नाकाम करने के लिए नए नए म्यूटेशंस बॉडी में बना लेते हैं। तो इसीलिए जो अगर अपने एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं किया या फिर जरूरत से ज्यादा दिन तक एंटीबायोटिक का कोर्स लिया, तो आपके बॉडी के जो नेचुरल नॉर्मल बैक्टीरिया रहते हैं वो भी ये एंटीबायोटिक के एक्सपोजर में वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग करेक्ट एंटीबायोटिक करेक्ट डोज में करेक्ट ड्यूरेशन तक पेशेंट को दे। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है, वैसे भी पेशेंट की जिम्मेदारी सेम है कि जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो एंटीबायोटिक कंप्लीट डोज में कंप्लीट दिन के लिए ले लें। नहीं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मैं हम लोग के दर्शकों को डराना नहीं चाहती, लेकिन ये प्रॉब्लम सच में ज्यादा है, क्योंकि हम लोग को एंटीबायोटिक के लिए कुछ रेगुलेशन, मुझे अगर सर्दी जुकाम हो गया और मैं केमिस्ट के पास गई और मुझे उनको बोला कि मुझे सर्दी जुकाम का दवाई दो, तो वो दवाई मिल जाता है। तो मैं जो हम लोग के दर्शक हम लोग के लिए सुन रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगी कि ऐसा ना करें, ओवर द काउंटर जाके एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन ना लें, जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो कंप्लीट कोर्स करें, ताकि ये रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसको हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाए। रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि सपोज अगर 80% ऑफ फीमेल्स या मेल्स जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, उनमें बैक्टीरिया नॉर्मल टैबलेट्स को रिस्पॉन्ड न करने वाले रह सकते हैं। तो अभी हम लोग ने अगर एज अ पब्लिक, एज अ डॉक्टर, एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए काम नहीं किया, तो हम लोग को ज्यादा दिन तक नए एंटीबायोटिक्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि बार बार एंटीबायोटिक के एक्सपोजर से बैक्टीरिया कुछ भी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड ना करें। ऐसी भी सिचुएशंस हम एज अ डॉक्टर्स एज ए इन्फेक्शियस डिसीज फेस करते हैं।
जी डॉक्टर। और आमतौर पर ऐसा होता है डॉक्टर कीर्ति कि अगर किसी को हमारे जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो जो दवा हमारे काम आई थी वो हम सामने वाले को भी दे देते हैं, मतलब अपनी एंटीबायोटिक को किसी के साथ शेयर कर देते हैं। ये अप्रोच कितना सही है? आप क्या मतलब हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि क्या हमें अपने एंटीबायोटिक को किसी के साथ शेयर करना चाहिए? अगर ये हम पे काम कर गए तो हमने सेम लक्षण देखे और उसको भी ये थमा दिया। एंड इट्स बहुत सिंपल है। एंटीबायोटिक हम लोग को टूथब्रश जैसा यूज करना चाहिए, जो हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं करते और जरूरत रहेगा तभी यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमेशा सब जगह टूथब्रश लेके घूमते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। इसीलिए एंटीबायोटिक सब चीज पे काम नहीं करती है। हम लोग अपना टूथब्रश सबको शेयर नहीं करते हैं, हम लोग का रहता है, क्योंकि दैट्स अ हाइजीन। तो आपका एंटीबायोटिक दूसरे को सूट करेगा इसका गारंटी नहीं है। आपको वो एंटीबायोटिक का एलर्जी नहीं है, मतलब दूसरे को वो एंटीबायोटिक का एलर्जी नहीं रहेगा, ये भी गारंटी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दे दिया और वो उनको इफेक्ट की वजह से ज्यादा साइड इफेक्ट ही हो गया, जैसे कि एंटीबायोटिक का एलर्जी। एंटीबायोटिक एलर्जी हो सकता है, कॉमन एंटीबायोटिक का एलर्जी हो सकता है। इसीलिए अगर नोन एलर्जी नहीं रहेंगे तो ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई फील कि वी शुड नॉट। और आप शेयर करेंगे एंटीबायोटिक, मतलब आपने आपका कोर्स कंप्लीट नहीं किया, इसीलिए आपके पास वो बचा है, तो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली रॉन्ग। तो यू हैव नॉट फिनिश द कोर्स और जो है वो बचा हुआ आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो वो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करेंगे कोई भी डॉक्टर। एक सवाल मेरा गट हेल्थ को लेकर कीर्ति, गट को हमें जो एक मिनट, एक सवाल डॉक्टर कीर्ति मेरा गट हेल्थ को लेकर है। हमारा सेकंड ब्रेन गट को कहा जाता है क्योंकि वहां पर क्या चीजें रहती हैं उसका सीधा असर हमारे पूरे शरीर पर होता है, डाइजेशन से लेकर हमारे मेंटल हेल्थ तक। और एक मैं नीदरलैंड की एक स्टडी देख रही थी जिसमें ये पाया गया था कि जो भी हम मेडिकेशन रेगुलरली ले रहे होते हैं उसका सबसे ज्यादा जो असर है वो हमारे गट पर पड़ता है, जो हमें पता भी नहीं होता है। तो कैसे हम अपने गट को हेल्दी रख सकते हैं, खासकर जब हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हो या फिर कोई भी मेडिकेशंस ले रहे हो रेगुलरली? तो खुशबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जितना ज्यादा एंटीबायोटिक का एक्सपोजर रहेगा उतना जैसे मैंने बोला, एंटीबायोटिक ऐसा सिलेक्टिव एरिया पे काम नहीं करेगा। एंटीबायोटिक आपका बॉडी में जो पूरा गट फ्लोरा एंड बैक्टीरिया रहेगा, हम लोग के नॉर्मल हाथ में, नाक में, मुंह में, पेट में बैक्टीरिया रहते हैं जो एक्चुअली हमें हेल्प करते हैं। हम लोग का नेचुरल टेस्ट, नेचुरल इम्यूनिटी, जो गट में नॉर्मल एब्जॉर्प्शन होता है किसी किसी विटामिन का, उसीलिए तो वो हेल्पफुल बैक्टीरिया है। तो जैसे मैं एंटीबायोटिक लूंगी, ये एंटीबायोटिक की वजह से ये बैक्टीरिया भी कम हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो नेचुरल मेरा डिफेंस है ये कम हो जाएगा। तो इसके वजह से ज्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक ज्यादा दिन लिया या फिर ज्यादा एंटीबायोटिक की वजह से ज्यादा दिन जरूरत पड़ी, मतलब पेशेंट को ऐसा नहीं है कि ज्यादा दिन एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए, जितना जरूरत है उतना डोज देना रिकमेंडेड है, नहीं तो फिर जो इन्फेक्शन के लिए दे रहे हैं वो कम नहीं होगा। तो ये सब ध्यान में रख के उसका साइड इफेक्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स गट पे होता है। फर्स्ट कॉमन है कि आपका नॉर्मल बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, इसकी वजह से आपको अब्जॉर्प्शन के लिए प्रॉब्लम होता है, जैसे कि डायरिया हो सकता है। कभी कभी ये नॉर्मल हेल्प करने वाले बैक्टीरिया रिप्लेस करके हार्मफुल बैक्टीरिया आ सकते हैं, जिसको क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल डायरिया बोलते हैं। ये भी बहुत कॉमन चीज है। इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन यस, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज में ये काफी ज्यादा हद तक एंटीबायोटिक एसोसिएटेड साइड इफेक्ट है। तो इसको, ये सब साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए हम लोग को इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिसमें नेचुरल आपको बैक्टीरिया मिले, जैसे कि कर्ड ज्यादा खाएं, दही में ज्यादा नेचुरली हम लोग को बैक्टीरिया मिलते हैं वो खाएं। या फिर कभी कभी अगर डायरिया ज्यादा हो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड, तो हम लोग वो कम करने के लिए वो बैक्टीरिया को मारने के लिए दूसरे एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो सिलेक्टिवली वही बैक्टीरिया पे एक्ट करेंगे, बाकी बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं करेंगे। तो एज अ कॉमन पर्सन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन अगर आपको एंटीबायोटिक चालू है, तो आई विल रिकमेंड कि ज्यादा आप नेचुरल जो आपको फूड मिलता है, जैसे कि कर्ड जिसमें नेचुरल बैक्टीरिया रहते हैं, वो खाएं। ठीक है डॉक्टर कीर्ति, एक और सवाल मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर पहली बार किसी एंटीबायोटिक से फ्रेश रिएक्शन हो रहा है तो वो किस तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, और मतलब इससे क्या समझा जाए? अगर कोई एंटीबायोटिक ले रहा है तो वो किस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं?
ये बहुत बड़ा टॉपिक है खुशबू। कॉमन लोगों के लिए समझने के लिए मैं इतना बोल सकती हूँ, एंटीबायोटिक रिलेटेड एलर्जीज जो रहते हैं, क्योंकि वो फॉरेन प्रोटीन है, वो बहुत डिफरेंट सिंड्रोम्स में आ सकते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से उसके लक्षण आ सकते हैं। सबसे कॉमन लक्षण है अगर हम लोग ने टैबलेट फॉर्म में लिया एंटीबायोटिक जिसका आपको एलर्जी है, जनरली मेजॉरिटी ऑफ द एलर्जीज विद इन 6 आवर्स पता चलते हैं। और उनका एलर्जी में रह सकता है कि सांस के लिए तकलीफ होना, या फिर मुंह सूज जाना, या फिर खुजली होना बॉडी में, सांस के लिए तकलीफ होना, ये कॉमन साइड इफेक्ट लक्षण दिखते हैं अगर हम लोग ने टैबलेट फॉर्म में लिए। सपोज अगर इंजेक्टेबल फॉर्म का एलर्जी है तो इट इज बेटर टू बी ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल में जाके उसका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि इंजेक्टेबल रिएक्शन रहेगा तो विच कैन बी सीवियर, जैसे कि लिप्स में स्वेलिंग होना, सांस के लिए अचानक से तकलीफ होना, आंख सूज जाना, ये हो सकता है। तो ये कॉमन नहीं है, लेकिन घर पे अगर आपको कोई एंटीबायोटिक देने के बाद रिएक्शन हुआ, टैबलेट लेने के बाद रिएक्शन हुआ, तो सबसे पहले आपको इचिंग होगा, सांस के लिए तकलीफ होगा, या फिर मुंह में सूजन होगा। तो ऐसे ये लक्षण होने के बाद वेट ना करें, बेटर आप पहले नियर बाय हॉस्पिटल में जाएं और आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करें। ठीक है डॉक्टर कीर्ति सबनीस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू, माय प्लेजर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉक टू यू खुशबू। थैंक यू, बाय। तो डॉक्टर कीर्ति सबनीस ने एंटीबायोटिक्स लेने से पहले जिन गलतियों को अवॉइड करने की बात कही उसे गांठ ही बांध दीजिए तो सही होगा। छोटे छोटे इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेना आपको बंद करना होगा। गला खराब है, नाक बह रही है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, हल्का बुखार है, इनके लिए एंटीबायोटिक ना लें। डॉक्टर से संपर्क करें और कुछ और उपाय पूछें। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और Jio7 पर भी हेलो डॉक्टर की एपिसोड्स आप सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाएं तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए इजाजत मुझे, नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। Story Box with Jamshed Kamar Siddiqui. Coming soon only on Aaj Tak Radio.